हेलो व्यूअर्स, वेलकम है आपका नेक्स्ट लेक्चर अद्वैत केमिस्ट्री के। आज हम कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, जो कि क्लास 11th का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 2 है। तो हमको इसकी नीड क्यों पड़ी? तो बोहर की कुछ लिमिटेशंस थी, जिसमें उसने कहा था कि जो ऑर्बिट है वो 2D है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है एक सर्कुलर पाथ में, यानी कि हम किसी भी टाइम पे इलेक्ट्रॉन की स्पेसिफिक पोजीशन के बारे में बता सकते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डेफिनिट है, यानी कि क्वांटाइज एनर्जी इलेक्ट्रॉन की है वहाँ पे हमारे पास। ओके, तो जब कुछ और एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो पता ये लगता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ पार्टिकल नहीं है, वो एक साथ वेव भी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल कैरेक्टर है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन वेव है तो वो 2D में तो नहीं रह सकती है, तो 3D में एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ से बोहर का ऑर्बिट वाला कंसेप्ट वैनिश हो जाता है। तो उसको आगे समझाने के लिए हमें नीड पड़ी श्रोडिंजर की। तो श्रोडिंजर ने एक इक्वेशन दी, उससे को कहते हैं हम श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, इट इज h hat psi इज इक्वल टू E psi। बेसिकली h hat यहाँ पे एक ऑपरेटर है और psi जो है यहाँ पर एक वेव फंक्शन है। वेव कौन सी वेव? बेसिकली यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन वेव के बारे में बात कर रहे हैं। तो साइज जो है इलेक्ट्रॉन वेव के बारे में बताता है हमें, और E है बेसिकली एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर स्पेस, जिसको हमने नाम दिया है ऑर्बिटल का, और वो 3D होता है। इस लेक्चर सीरीज में हम ऑर्बिटल की शेप और उस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, और बेसिकली अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिक सेंस में तो प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, उसके बारे में हम पता करेंगे कि कहाँ पे वो मैक्सिमम है, कहाँ पे वो मिनिमम है। तो अब एक बार हम ज़रा साई की बात कर लेते हैं। साई को हम नाम देते हैं आइगन फंक्शन की। तो आइगन फंक्शन एक स्पेसिफिक टाइप का फंक्शन होता है जिस पर अगर कोई ऑपरेटर ऑपरेट करे तो वो फंक्शन की वैल्यू निकल के आती है हमारे पास, और फंक्शन वही का वही एज इट इज़ रह जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी लिया है, e की पावर 2x यहाँ पर एक फंक्शन है, d/dx यहाँ पर एक ऑपरेटर है। तो जब d/dx e की पावर 2x पे ऑपरेट करता है तो हमें मिलता है 2, और जो 2 यहाँ पे है वो आइगन वैल्यू है। जैसे जो E है यहाँ पे, ये E भी हमारी आइगन वैल्यू ही है, उसी तरह ये 2 हमारे पास आइगन वैल्यू है, और E की पावर 2x हमें एज इट इज़ मिल जाता है। तो आइगन फंक्शन जो है वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता है। ओके, उसी तरह यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं साई एज इट इज़ हमें मिल जाता है। तो E की पावर 2x क्या है? हमारे पास एक आइगन फंक्शन है। अब ये जो इक्वेशन हमारे पास है, जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमें मिलती है ये कुछ इन्फॉर्मेशन। हमें पता लगता है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड किस शेप में एग्जिस्ट करता है, उसकी एनर्जी क्या होगी और उसकी ओरिएंटेशन कैसे होगी, मतलब एक्सिस के अलोंग वो किस तरह एग्जिस्ट करता है। आज हमें डिस्कस करना है बेसिकली उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड की प्रोबेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस एंड उसकी शेप के बारे में। पर उससे पहले मैं एक बात जान ले कि साई की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। साई जो है वो सिंगल वैल्यूड होगा। इसका मतलब ये है कि जब मैं किसी इलेक्ट्रॉन के वेव पे h hat को ऑपरेट करता हूँ तो मुझे E की वैल्यू मिलती है, एंड E जो है वो सिंगल वैल्यूड होगा। मतलब स्पेसिफिक साई के लिए हमारे पास स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ E निकल के आएगी। E बेसिकली एनर्जी हमारे पास है। उसके बाद साई शुड बी कॉन्टिन्यूस, क्योंकि साई दिखाता है हमें इलेक्ट्रॉन वेव के बारे में, और वेव जो है वो कॉन्टिन्यूस होती है। तो वेव शुड बी कॉन्टिन्यूस, इट शुड नॉट डिसकॉन्टिन्यू एट एनी पॉइंट।
उसके बाद साई हमारे पास फाइनाइट है, मतलब कि जो वेव है इलेक्ट्रॉन की उसकी एक लिमिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो इनफाइनाइट हो। इनफाइनाइट होने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हर जगह प्रेजेंट होगा। एक्सपेरिमेंटली ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन कुछ कुछ जगह पर हमें ज़्यादा मिलता है, कुछ जगह पे हमें नहीं मिलता है। तो इसलिए साई की वैल्यू हमारे पास फाइनाइट होनी चाहिए, एक रेंज तक होनी चाहिए। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इज यूनिटी। ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे कही गई है इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है, लेकिन सब जगह नहीं हो सकता। कि कुछ जगह पर वो है, कुछ जगह पर वो कम है, कुछ जगह पर वो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो उस सब प्रोबेबिलिटीज़ को अगर मैं ऐड करता हूँ तो मेरा आंसर यहाँ पे 1 आना चाहिए। यानी कि जो साई स्क्वायर यहाँ पे है वो प्रोबेबिलिटी दिखाता है हमें इलेक्ट्रॉन मिलने की। तो अगर मैं उस प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन मिलने की को ओवर द स्पेस इंटीग्रेट करता हूँ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, तो मुझे वैल्यू 1 मिलती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन उस पूरे रीजन में कहीं ना कहीं तो पक्का मिलेगा मुझे। ओके, अब ऑर्बिटल की काफ़ी शेप्स हो सकती है। ऐसा नहीं है कि ऑर्बिटल की शेप जो बोहर ने बताई सर्कुलर ऑर्बिट की तरह ऑर्बिटल भी हमारा स्फेरिकल होना चाहिए ना। ऑर्बिटल की कई शेप हो सकती है। तो उन ऑर्बिटल्स की शेप के बारे में जानने के लिए हम यूज़ करेंगे इस वेव फंक्शन का थीटा एंड फाई, दैट इज कॉल्ड एंगुलर वेव फंक्शन। बट साथ ही साथ हमें ये भी पता करना है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से कितनी दूर उसकी प्रोबेबिलिटी मिलने की हमारे पास है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे रेडियल वेव फंक्शन का। अब जो ये रेडियल वेव फंक्शन है या जो एंगुलर वेव फंक्शन था वो सभी इस साई के बेसिकली साई इन पर डिपेंड करता है हमारा। और जो आर और थीटा एंड फाई हमारे पास है वो डिपेंड करते हैं एन, एल और एम सब एल के ऊपर। जहाँ पर n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l है एजीमुथल क्वांटम नंबर और m सब l है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब क्योंकि r, थीटा एंड फाई इन पर डिपेंड करते हैं और साई इनका फंक्शन है r, थीटा एंड फाई का, तो साई भी इन पर ही डिपेंड करता है। n, l, m सब l ऑल आर क्वांटम नंबर्स। इन क्वांटम नंबर्स को हम डिस्कस कर चुके हैं वीडियो में पिछली। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आपको अपने वीडियो ना देखी हो तो। ओके, तो R विल डिपेंड अपॉन N एंड L। यानी कि जैसे जैसे हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि शेल का साइज बढ़ता जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन उसी हिसाब से चेंज होती जाएगी। साथ ही साथ जो उसमें सब शेल है उस सब शेल पे भी हमारा प्रोबेबिलिटी डिपेंड करेगी। इसको हम देखेंगे थोड़ी देर में। ओके, उसके बाद जो हमारा थीटा एंड फाई वो डिपेंड करता है एल एंड एम सब एल पे। एम सब एल बेसिकली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है जो हमें ओरिएंटेशन के बारे में बताएगा कि एक्सिस के अलोंग या एक्सिस के अकॉर्डिंग वो वेव फंक्शन किस तरह ओरिएंटेड है। एन पर वो डिपेंड नहीं करता है। मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या फिर मैं कहूँ शेल का नंबर कुछ भी हो सकता है, वो सिर्फ सब शेल पे डिपेंड करेगा। इसके बारे में भी हम समझेंगे थोड़ी देर में कि मैं क्या कहना चाहता हूँ इसमें। तो पहले डिस्कस करते हैं वेरिएशन ऑफ रेडियल वेव फंक्शन। तो जो साई है वो आर, थीटा एंड फाई का फंक्शन है और जो आर है रेडियल वो डिस्टेंस का फंक्शन है, यानी कि इसको हम डिस्टेंस के अलोंग देखते हैं। थीटा एंड फाई बेसिकली थीटा एंड स्मॉल थीटा एंड स्मॉल फाई के ही फंक्शन है जो कि हमें ओरिएंटेशन के बारे में बताएंगे। अब अगर मैं इन सभी को एक ही ग्राफ पे प्लॉट करता हूँ तो मुझे एक 4D ग्राफ चाहिए, जो कि पॉसिबल है नहीं क्योंकि मुझे साई या साई स्क्वायर को इनके अलोंग प्लॉट करना पड़ेगा। चलिए ये तीन एक्सिस ले लेंगे, एक्स, वाई एंड जेड।
and to had this value we need one more axis which makes a 4D ग्राफ, जो पॉसिबल नहीं होता है। तो हम 2D ग्राफ के ज़रिए इसको बनाते हैं, जहाँ पर हम इसको इंडिविजुअली चेक करेंगे। तो पहले मैं चेक कर रहा हूँ r को विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल r। यहाँ पे जो स्मॉल r है मेरे पास ये डिस्टेंस को दिखाता है। ये पॉइंट हमारा न्यूक्लियस का है। तो न्यूक्लियस से कितनी दूर जाते जाते रेडियल वेव फंक्शन हमारा चेंज होता है। तो इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ पहले 1s के लिए। तो 1s में जैसे जैसे डिस्टेंस r बढ़ता जाएगा ये रेडियल वेव फंक्शन कम होता जाएगा। इसका मतलब है 1s में जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के नज़दीक है, जैसे जैसे उसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ता जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी मिलने की कम होती जाएगी। और जैसे जैसे r इन्फिनिटी को अप्रोच करता है ये कैपिटल R 0 को अप्रोच करेगा, यानी कि वेव फंक्शन हमारा वैनिश हो जाएगा वहाँ पे। देन हमने इसको प्लॉट किया है 2s के लिए। तो 2s में भी सेम है कि जैसे ही r हमारा स्मॉल r जो है वो न्यूक्लियस के नज़दीक होता है, प्रोबेबल वेव फंक्शन मैक्सिमम होता है। जैसे ही वो r बढ़ता है वेव फंक्शन कम होता जाता है। एक पॉइंट आता है जहाँ हमारा वेव फंक्शन 0 नलीफाइड हो जाता है। इस पॉइंट पर वेव फंक्शन की वैल्यू 0 है। और ध्यान दें कि ये पॉजिटिव साइन है वेव फंक्शन का और ये नेगेटिव साइन है, यानी कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहा है। दैट मीन्स वेव फंक्शन अपना साइन चेंज कर रहा है यहाँ पे। अब नेगेटिव वेव फंक्शन क्या है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हमारे पास नहीं है, तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। जैसे साई हमारे पास वेव फंक्शन था और साई स्क्वायर उसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में बताता है, उसी तरह जो ये r है ये हमारे पास रेडियल वेव फंक्शन है। तो जो r स्क्वायर हमारे पास होगा वो रेडियल वेव फंक्शन की प्रोबेबिलिटी के बारे में या फिर रेडियल प्रोबेबिलिटी के बारे में हमें बताएगा। और ध्यान दें जिस पॉइंट पे हमारा वेव फंक्शन 0 हो जाता है उस पॉइंट को मैं नोड कहता हूँ। तो नोड पर हमारा रेडियल वेव फंक्शन 0 हो जाएगा और उसी पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन भी 0 होगी, क्योंकि अगर r 0 है तो r स्क्वायर भी 0 ही होगा। तो हम r स्क्वायर की बात ज़रा कर लेते हैं। r स्क्वायर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेडियल प्रोबेबिलिटी वी कैन से। तो रेडियल प्रोबेबिलिटी भी वही दिखाती है हमें कि न्यूक्लियस के नज़दीक प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, जैसे जैसे हम दूर जाएंगे प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की कम होती जाएगी। सेम हमारा 2s में दिखाया गया है। अब जो ये हमको पीक दिखाई दी गई है, ये पीक इस पॉइंट को कॉरेस्पॉन्ड करती है, यानी कि 2s के केस में इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस के नज़दीक तो है ही, साथ ही साथ वो इस पॉइंट पर भी हमें मिल सकता है। अब ध्यान दें अगर हम इसमें, तो ये रेडियल प्रोबेबिलिटी स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग आ रही है, यानी कि न्यूक्लियस हमारा यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन इससे दूर जाता जा रहा है। इस तरह से हमने अभी यहाँ पर स्फेरिकल पॉइंट कंसिडर नहीं किया है। तो अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, जहाँ पर हम ये जानते हैं कि एटम जो है वो स्फेरिकल सिमेट्री शो करता है। तो अब मैं इलेक्ट्रॉन को सर्च करूँगा एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर। तो ये है वो रीजन जहाँ पे मुझे इलेक्ट्रॉन को सर्च करना है। इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे बाद में ताकि मुझे पूरे स्फीयर पे मिल जाए वो, बट अभी के लिए मैं स्मॉल पार्ट पे सर्च कर रहा हूँ। तो सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस r हो गया और ये जो गैप है ये 2r dr हो गया हमारे पास। तो एज इट इज स्फेरिकल थिंग, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई r क्यूब, ये स्मॉल स्फीयर हो गया। एंड फॉर लार्ज स्फीयर दैट विल बी 4/3 पाई r प्लस dr होल क्यूब। ओके, now if I subtract 1 from 2 we get this value. Now this is the volume of this region basically. तो अगर इस वॉल्यूम के साथ मैं प्रोबेबिलिटी को
जोड़ देता हूँ, यानी कि 4πr² dr एंड कैपिटल R स्क्वेयर को मैं प्लॉट करता हूँ r के अगेंस्ट, ध्यान दें कि अब ये स्फेरिकल सिमेट्री में प्रोबेबिलिटी को बताएगा हमें। तो जब मैंने इसमें r को प्लॉट किया तो मुझे एक सेंटर में पीक दिखाई देती है, यानी कि अब न्यूक्लियस में अगर वो स्फेरिकल सिमेट्री में एटम है तो न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन मुझे नहीं मिलेगा, और ये बात मुझे हाइजेनबर्ग भी बता चुका है पहले, यानी कि वो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे मिलेगा और वो डिस्टेंस ये होगा। एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ये जो डिस्टेंस है ये 52.9 पिकोमीटर है, यही डिस्टेंस हमें दिया था बोहर ने भी, बट बोहर ने ये कहा था कि फर्स्ट शेल का साइज इतना होगा। यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट या इस डिस्टेंस पे मैक्सिमम होगी, उसके बाद भी है बट वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। ओके, अगर मैं 2s की बात करता हूँ तो मुझे 2 पीक मिलती है यहाँ पे। हम मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है वो मेरे पास। अब यही अगर मैं 2p की बात करता हूँ तो उसमें किस तरह की पीक हमारे सामने आती है, हम ज़रा वो देखते हैं एक बार। तो ये है हमारे पास 2p की पीक। इसमें ये देखा जाता है कि इसमें एक ही मैक्सिमा होगा और ये इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। अगर आप इस ग्राफ को मैच करेंगे 2s के ग्राफ के साथ, तो जो ये पॉइंट है ये 2s की जो 2 पीक बनती है इस तरह से, उसके बीच में कहीं पे आता है। मतलब ये है कि जो मैक्सिमा 2s का था उससे पहले 2p का मैक्सिमा हमारे सामने आता है, लेकिन ध्यान दे तो 2s की हमारे पास एक और पीक है। इसलिए हम एक बात कहते हैं कि s सबशेल जो है वो p के मुकाबले न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज होता है, क्योंकि एक स्मॉल पीक वहाँ भी एग्जिस्ट करती है 2s या किसी भी s सबशेल के लिए। ओके, तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसमें। अच्छा, एक और बात इसमें में रहती है यहाँ पे कि ध्यान दें कि r यहाँ पर भी है और r यहाँ पर भी है। तो जब ये इंक्रीज हो रहा है तो इस वाले पार्ट को भी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होना चाहिए, यानी कि इट शुड गो लाइक दैट, बट ये डिक्रीज क्यों होता है? ध्यान दें अगर हम, तो जब हमने रेडियल प्रोबेबिलिटी के बारे में पता किया था कि जब r हमारा ज़ीरो को इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो रेडियल प्रोबेबिलिटी हमारी ज़ीरो को अप्रोच करती है। तो जैसे ये इंक्रीज होता है उसी हिसाब से ये वेव फंक्शन भी डिक्रीज होगा, इसलिए हमारे पास यहाँ पे एक डिक्रीमेंट दर्ज होता है। तो स्टार्टिंग में r का बढ़ना इस r को बढ़ाता है, क्योंकि अब ये वाला फैक्टर इसके मुकाबले डोमिनेंट है, लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है तो ये इस फैक्टर की डोमिनेंस इसके मुकाबले बढ़ जाती है, इसलिए हमारे पास यहाँ पीक का डिक्रीमेंट आता है। ओके, अब हम देखेंगे एंगुलर वेव फंक्शन के बारे में। ओके, तो अब हमें करना है प्लॉट्स ऑफ एंगुलर वेव फंक्शन, यानी कि थीटा एंड फाई। हम पहले बता चुके हैं कि थीटा एंड फाई डिपेंड करता है एल और एम सब एल के ऊपर, और इंडिपेंडेंट है वो एन से। अगर मैं एग्जांपल लेके समझाऊं यहाँ पे है, तो एस ऑर्बिटल की जो शेप निकल के आती है वो स्फेरिकल होती है, एज वी कैन सी हियर। यानी कि चाहे वो 1s हो, चाहे 2s हो, चाहे 3s हो, शेप उसकी स्फेरिकल रहेगी। डिफरेंस आएगा वहाँ पे नोड का। हमने अभी रेडियल वेव फंक्शन में देखा था कि 2s की प्लॉट में एक नोड सेंटर में आती है, तो वो नोड का फ़र्क पड़ेगा, बाकी शेप हमारी वही रहेगी s के लिए स्फेरिकल। उसी तरह अगर मैं p सब शेल की बात करता हूँ तो शेप हमारे पास डम्बल निकल के आती है, चाहे वो 2p हो, 3p या 4p हो। बट जब मैं इसमें बात करता हूँ थीटा एंड फाई के प्लॉट की सिर्फ, तो यहाँ पे हमारे पास बनते हैं टेंजेंट स्फीयर्स, यानी कि स्फीयर्स एक दूसरे को टेंजेंट पे टच करेंगे। दैट इज ओनली थीटा एंड फाई। बट जब मैं इसमें प्रोबेबिलिटी निकालने को आता हूँ
तब क्या चेंज आता है। जब मैं एस के लिए बात करता हूँ तो शेप स्फेरिकल ही रहती है, क्योंकि उसका वेव फंक्शन में जो थीटा एंगल था वो सब जगह सेम था। लेकिन जब मैं यहाँ पर पी सब शेल की बात करता हूँ तो जो ये स्फेरिकल टेंजेंट थे वो एलोंगेटेड हो जाते हैं, क्योंकि एंगल यहाँ पे अलग अलग था। तो जब इसको स्क्वायर किया जाता है तो थोड़ा शेप में डिफरेंस आता है। तो प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की हमारी एलोंगेटेड है इस तरह से। और ध्यान दे तो सेंटर में यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस है, तो इस पॉइंट को मैं अब नोड कहूँगा। और इसमें से एक प्लेन पास हो रहा है एज यू कैन सी, तो इसे मैं एक प्लेनर नोड कहता हूँ। तो ये एक तरह की प्लेनर नोड है। और ओके, या फिर मैं इसको एंगुलर नोड भी कह सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ बात कर रहा हूँ एंगुलर वेव फंक्शन के बारे में। तो ये एक तरह की एंगुलर नोड भी हमारे सामने निकल के आती है। तो ये हमारा प्लॉट्स हुए रेडियल वेव फंक्शन के और एंगुलर वेव फंक्शन के। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट निकल के आता है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तब तक इसे ध्यान से समझिए एक बार। और हाँ, जो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वीडियो है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए बी सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू फॉर व्यूइंग।